हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोनीरियन किंगडम का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो है यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया स्टार्ट करते हुए उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद सेपरेट वीडियोस आपको मिलते जाएंगे बैक्टीरिया के साइज एंड शेप पर, उसकी मोटिलिटी पर। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे सेपरेट वीडियो में। उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे स्टेनिंग इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है और बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ों के वीडियोस आपको 1 बाय 1 अवेलेबल हो जाएंगे हमारे चैनल पे। और जैसा हम हर वीडियोस में करते हैं कि थियोरी पोर्शन के बाद हम उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको सारे वीडियोस में उसी पोर्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था रेन वाटर में, और उसके बाद टीथ स्कम में, यानी जो टीथ में से म्यूकस मटेरियल निकलता है या निकाला जाता है डेंटिस्ट के थ्रू, उसमें डिस्कवर किया गया था यू बैक्टीरिया। और ये दोनों डिस्कवरी की थी ल्यूवेनहॉक ने 1665 में, और इन्होंने ही नाम दिया था इसको एनिमल क्योल। यानी कि बैक्टीरिया को जो सबसे पहला टर्म दिया गया था वो था एनिमल क्योल बाय ल्यूवेनहॉक व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड इन टीथ स्कम बाय हिम। और इस पर इन्होंने बुक भी लिखी थी जो थी सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। तो ये पूछ सकता है कि एनिमल क्योल टर्म का जिक्र किस बुक में किया है ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हैं कॉर्न एंड एहरनबर्ग। इन दोनों लोगों ने ही करेक्ट टर्म दिया जो आज हम यूज़ करते हैं, टर्म बैक्टीरिया। यानी ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर तो किया था लेकिन उन्होंने नाम दिया था एनिमल क्योल, और कॉर्न और एहरनबर्ग ने नाम दिया था बैक्टीरिया। उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं बर्जी, जिन्होंने बैक्टीरिया को प्लेस किया था एक सेपरेट ग्रुप में जिसका नाम था प्रोसोफाइटा। तो प्रोसोफाइटा अलग ग्रुप बनाया था इन्होंने बैक्टीरिया के लिए, और इसका जिक्र इन्होंने किया था अपनी बुक मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी, जिसको बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस बुक को बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी, जिसके राइटर थे बर्जी, इन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया को एक सेपरेट ग्रुप में रखा था, प्रोसोफाइटा। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं लिस्टर। इन्होंने कल्चर टेक्निक स्टार्ट की थी, यानी जैसे कल्चर किया जाता है, ग्रो किया जाता है, तो हम प्लांट्स को तो ग्रो करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो ग्रो करने की टेक्निक होती है उसे कहते हैं कल्चर टेक्निक। यानी टू आर्टिफिशियली कल्चर बैक्टीरिया, और टू यू कैन से टू आर्टिफिशियली ग्रो बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली लैब में ग्रो करने का जो टेक्निक था वो लिस्टर ने दिया था, इसी को कहते हैं कल्चर टेक्निक। लिस्टर ने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी दी थी। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में ऑपरेशंस में या सर्जरीज में जो इक्विपमेंट्स या फिर जो आपके टूल्स यूज़ होते हैं उनको इन्फेक्शन से दूर करने के लिए उन्हें स्टेरिलाइज करना पड़ता है, यानी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया किल करने के लिए, ताकि वो फिर किसी अदर पर्सन के ऊपर यूज़ किए जा सके। स्टेरिलाइजेशन टर्म जो है वो स्टेरिलाइज वर्ड से ही बना हुआ है। स्टेरिलाइज का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको उस पर्टिकुलर टूल्स या इक्विपमेंट से फ्री कर देना, यानी वो टूल अब डिसइंफेक्ट हो चुका है, यानी उसमें इन्फेक्शन कॉसिंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रह गए हैं। तो यही है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, और ये मेथड दिया था लिस्टर ने। यानी लिस्टर ने कल्चर मेथड भी दिया और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी दी बैक्टीरिया की। अब देखते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने दिया था जर्म थ्योरी। ये जर्म थ्योरी क्या होती है? जर्म थ्योरी ये कहता है कि बैक्टीरिया जर्म्स की तरह काम करते हैं, यानी ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉसिंग बताया। उसके बाद इन्होंने पैस्चराइजेशन टेक्निक भी थी। पैस्चराइजेशन टेक्निक में किसी भी लिक्विड या किसी भी ड्रिंक को हीट किया जाता है 60 डिग्रीज पर फॉर 30 मिनट्स। ऐसा करने से उस ड्रिंक में या फिर उस लिक्विड में जो भी जर्म्स होते हैं या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, और उस ड्रिंक की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा करने से जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो तो कम हो जाता है, लेकिन लाइफ बढ़ जाती है उस ड्रिंक की। पैस्चराइजेशन मिल्क के केस में स्पेशली किया जाता है। मार्केट में जो आपको पैकेट वाले मिल्क अवेलेबल होते हैं वो पैस्चराइज्ड मिल्क होते हैं। उनको 60 डिग्रीज पर 30 मिनट्स के लिए हीट किया जाता है ताकि उनकी लाइफ को बढ़ाया जा सके।
ये जो मिल्क होते हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाले नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर जो फ्रेश मिल्क आता है, तो इसलिए किया जाता है पास्चराइजेशन। तो फिर लुइस पास्चर ने जर्म थियोरी भी दी, यानी बैक्टीरिया को जर्म्स कहा, और पास्चराइजेशन टेक्निक भी दी। अब देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट कोच, जिन्होंने सबसे पहला जो बैक्टीरिया का प्योर कल्चर था वो ऑब्टेन किया। यानी लिस्टर ने मेथड तो दिया था कि बैक्टीरिया का कल्चर किया कैसे जाएगा, यानी सिर्फ उन्होंने मेथड दिया था, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करके सबसे पहले दिखाया था रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने ही सबसे पहले ऑब्टेन किया था प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे जो एंथ्रैक्स, टीबी और कॉलरा कॉज करते थे। यानी एंथ्रैक्स के जो बैक्टीरिया थे, टीबी के जो बैक्टीरिया थे और कॉलरा के जो बैक्टीरिया थे। यानी आपका एंथ्रैक्स होता है बैसिलस एंथ्रासिस से, टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से और कॉलरा होता है विब्रियो कलरी से। तो ये बैक्टीरियाज हैं जो एंथ्रैक्स, टीबी और कॉलरा कॉज करते हैं। तो इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट कोच ने। उसके बाद रॉबर्ट कोच ने कोच पोस्टुलेट्स दिए थे। अब कोच पोस्टुलेट्स आप कैसे समझेंगे? कोच ने कुछ रूल्स दिए थे इस बात को प्रूव करने के लिए कि बैक्टीरिया जो होती है वो डिसीज़ कॉज करती है, यानी कोई बीमारी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। इन्हीं रूल्स को कहा गया कोच पोस्टुलेट्स। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है कि जो कोच पोस्टुलेट्स हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट पर नहीं एप्लीकेबल होते हैं, यानी ये रूल जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट के ऊपर लागू नहीं होता है, जिसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम लेब्री। अब कोच पोस्टुलेट्स को प्रॉपरली आप एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, रॉबर्ट कोच के अकॉर्डिंग अगर कोई बीमारी है तो उसका कॉज जो है वो बैक्टीरिया है, हो सकता है, इस तरह का इन्होंने रूल दिया। यानी एक बैक्टीरिया जो है वो बीमारी कॉज कर सकता है। लेकिन अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? अब कोई रूल दिया है तो उसे प्रूव भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम जा करके चेकअप कराते हैं, हम अपना ब्लड सैंपल देते हैं, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारी चीज़ें कराते हैं। फिर पैथोलॉजी में उस सैंपल में उस कॉजेटिव एजेंट या वो बीमारी कॉज करने वाला जो एजेंट है उसकी चेकिंग होती है, उसको चेक किया जाता है कि उस सैंपल में वो है या नहीं। यानी ये समझिए कि अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई बीमारी हो गई है, आप गए, आपका ब्लड का सैंपल लिया गया, फिर उस ब्लड में आपका चेक किया गया कि कौन सा बैक्टीरिया है। उसके लिए बैक्टीरिया को कल्चर करना पड़ता है लैब में। तो कल्चर करके पता चल गया कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ये तो हो गया। लेकिन इन्होंने कहा कि जो कोच पोस्टुलेट है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट के ऊपर लागू नहीं होता, यानी वो नियम उसके ऊपर लागू नहीं होता। तो अब आप पूछेंगे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब एक ऐसा पैरासाइट मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड, शेल्टर या अपनी लाइफ के लिए डिपेंड करता है, यानी होस्ट के ऊपर। तो जो कोई ऑब्लिगेट पैरासाइट है यानी कि एक कंपलसरी पैरासाइट है, यानी हर हाल में वो अपनी पूरी लाइफ अपने होस्ट के ऊपर ही बिताएगा, उसके अलावा वो कहीं और नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसे होते हैं ऑब्लिगेट यानी कंपलसरी पैरासाइट। दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक ऑब्लिगेट होता है, एक फैकल्टेटिव होता है। ऑब्लिगेट यानी अपनी पूरी लाइफ साइकिल वो अपने होस्ट के बॉडी पर ही बिताएंगे, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और जहाँ तक फैकल्टेटिव होती है, अगर उनकी होस्ट की बॉडी अवेलेबल होती है तो वो अपनी पैरासाइट वाले मोड में आ जाते हैं, नहीं होता तो वो फ्री फॉर्म में रहते हैं, फ्री लिविंग हो जाते हैं। तो यही डिफरेंस है आपका। अब यहाँ पे क्यों ऑब्लिगेट पैरासाइट के ऊपर कोच पोस्टुलेट नहीं एप्लीकेबल होगा? अब मान लीजिए जैसे कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री आपका एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इससे किसी को प्रॉब्लम हो गई और आदमी गया चेकअप कराने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, इसका सैंपल कैसे लेंगे? जैसे ही सैंपल लेंगे, ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है किसी भी चीज़ में हो, यूरिन में, स्टूल में, ब्लड में, वो डेड हो जाएगा, क्योंकि वो बॉडी के बाहर तो रह नहीं सकता, उसको लिविंग सेल चाहिए अपने ज़िंदा रहने के लिए। और जब वो ज़िंदा होगा तभी तो उसका कल्चर किया जा सकता है, यानी लिविंग बॉडी के अंदर ही वो कल्चर हो सकता है। तो अब पूरा का पूरा लिविंग बॉडी को ले जाकर एग्जामिन तो नहीं कर पाएंगे ना, उसको कैसे करेंगे? इसीलिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट पर लागू नहीं होता है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है। सबसे पहले तो लुइस पास्चर ने दिया था जर्म थियोरी। जर्म थियोरी मतलब इन्होंने कहा था कि बैक्टीरिया एक जर्म है, यानी कि एक आपका कीटाणु है। और इनकी आधी कही हुई बात को कंप्लीट कर दिया था रॉबर्ट कोच ने अपने कोच पोस्टुलेट में। उन्होंने कहा था कि बैक्टीरिया एक जर्म है और इन्होंने कहा था कि बैक्टीरिया से डिसीज़ होता है, यानी कि बैक्टीरिया एक जर्म है और उस जर्म से डिसीज़ होता है। ये कंप्लीट हो गया पूरा बैक्टीरिया का एक
कंप्लीट उसका कॉसेटिव एजेंट होना, यानी किसी बीमारी को कॉज करने का उसका एक पूरा का पूरा लाइफ साइकिल क्लियर कर दिया। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, उसे देख लेते हैं। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वव्यापी, हिंदी आपको प्रॉपर समझ में आती होगी, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो हर जगह होती है, हर जगह मिलती है। यानी कि आपका जो बैक्टीरिया है वो एयर में भी फाउंड होता है, वाटर में भी और सॉइल में भी। इन तीनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है या फिर पाई जाती है सबसे ज़्यादा वैरायटी, तो वो सॉइल में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इजी में मत लीजिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बैक्टीरिया एब्सेंट होता है डिस्टिल्ड वाटर में, क्योंकि डिस्टिल्ड सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। तो ऐसे प्योर फॉर्म वाटर में इसको मीडियम नहीं मिलता है अपने ग्रोथ के लिए, इसलिए बैक्टीरिया एब्सेंट होता है डिस्टिल्ड वाटर में। उसके बाद ऑटोक्लेव एक इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट इन द सेंस आप समझ लीजिए एक मशीन है जिसमें ग्लासवेयर या फिर लैब के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे आपके चेकअप्स होते हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन सबको स्टेरलाइज किया जाता है। ठीक है, स्टेरलाइजेशन हमने देखा था, स्टेरलाइज किया जाता है। जितने भी सर्जिकल होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस में यूज़ होने वाले टूल्स हैं, उनको इन्फेक्शन से फ्री करने के लिए स्टेरलाइज किया जाता है। तो ये जो ऑटोक्लेव है ये वो मतलब मशीन है जिसके अंदर ये डाल के स्टेरलाइज किए जाते हैं। अब आप क्लियर नहीं कर पा रहोगे ऑटोक्लेव स्टेरलाइजेशन, जैसे आप एग्जांपल समझ लीजिए केक बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है बेकिंग, लेकिन हम बनाते ओवन में हैं। सेम इसी तरीके से हम जब किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करते हैं तो स्टेरलाइजेशन हो गया उसका प्रोसेस, और जिस मशीन में हम करते हैं वो है आपका ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया इंट्रोडक्शन बैक्टीरिया का। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया सॉइल में होते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इक्विपमेंट फॉर स्टेरलाइजिंग ग्लासवेयर एंड अदर लैबोरेटरी इक्विपमेंट इज, तो ऑटोक्लेव वो इक्विपमेंट है जिसमें स्टेरलाइजेशन किया जाता है, ऑप्शन 2। ऑप्शन में आपका इंक्यूबेटर भी है, इंक्यूबेटर को भी जान लीजिए। जो एग होते हैं उनको आर्टिफिशियली हैच करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है इस इक्विपमेंट में, तो वो होता है आपका इंक्यूबेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मिल्क इज हीटेड एट 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड देन कूल्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट obtained बाय, तो सबसे पहले जो प्योर कल्चर किया था बैक्टीरिया का वो किया था कोच ने, ऑप्शन 1 करेक्ट है। देखिए आप कोच और लिस्टर में कंफ्यूज मत करिएगा, कल्चर मेथड देने वाले लिस्टर थे, लेकिन बैक्टीरिया का सबसे पहले प्योर कल्चर करने वाले कोच थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड, तो बैक्टीरिया कभी भी डिस्टिल्ड वाटर में आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन 4। कोच पॉस्टुलेट्स नॉट एप्लीकेबल टू, तो कोच पॉस्टुलेट ऑब्लिगेट पैरासाइट के केस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने कंप्लीट किया बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए इतने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बैक्टीरिया के साइज एंड शेप के बारे में, सारी स्टडी करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है, सबसे बिगेस्ट बैक्टीरिया कौन है, किस किस शेप में बैक्टीरिया होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके शेप एंड साइज़ में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं, आपकी स्टडी प्रॉपर हो रही है मेरे वीडियोस से, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।